के आए हो? हाँ सर। जी सर। जी सर। सर तो थोड़ा सा पहले मैं अपनी तरफ से डिस्कस कराता हूँ और उसके बाद फिर आपको जो पूछने होंगे वो पूछना। तो आ जाएंगे। म्यूट म्यूट वीडियो थी वो रिकॉर्डिंग नहीं डाली। हेलो। हाँ, जब पूछना हो ना तो हाथ खड़े करना, मतलब अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे आर्टिकल जो 330 है, यानी ये वाले जो पूरे आर्टिकल है ना 330 से लेकर के 342 तक तो एक कैटेगरी है, और फिर 343 से 351 तक की दूसरी कैटेगरी है। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? तो 330 से 342 तक जो कैटेगरी है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी संक्षेप में कहें हम कि संविधान के हमारे अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक जो प्रावधान है वो 4 वर्गों से संबंधित हैं। पहला वर्ग है अनुसूचित जाति का, दूसरा वर्ग है अनुसूचित जनजाति का, तीसरा वर्ग है एंग्लो इंडियन का, और चौथा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग का, ठीक है? तो इन चारों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरू में ही, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तभी इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए थे, जिससे कि स्वतंत्र भारत में इन सभी वर्गों को अपने पिछड़ेपन से निजात मिल सके, ठीक? तो सबसे पहली बात 330 और 331 क्या क्या है इनमें, कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, इसका प्रावधान है। और एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति जो है वो 2 मतलब सदस्य मनोनीत कर सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे कर सकने का मतलब है कि अगर जरूरत होगी तो, यानी कि अगर निर्वाचित होकर के नहीं आ पाएंगे तो, ठीक? तो इस तरह से इनके प्रावधान किए गए, बिल्कुल इसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं में। तो एक एक पॉइंट लिख लो, नोट कर लो एक एक पॉइंट, ऐसे लिखो। संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक अनुच्छेद 330 से 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह जान लिया था कि इन वर्गों का विकास बिना विशेष प्रावधान किए नहीं हो सकता। इसलिए संविधान में इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई।
ठीक है। अच्छा, तो अब एक एक, पहले तो मैं एक एक अनुच्छेद के बारे में बता दूं, ठीक है, ये तो आप नोट से पढ़ ही लोगे। फिर मैं इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो मैंने जैसे बताया अभी कि अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण होगा। 331 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। 332 में प्रावधान है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण होगा। बिल्कुल इसी तरह से फिर 334 में प्रावधान है कि राज्यों की विधानसभाओं में संबंधित राज्य का राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखना है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की बात है और राज्यों की विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान है। ठीक है। फिर 335 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बात। 336 और 337 में एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं सेवाओं में और इनके शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है। अब 338 आता है अनुच्छेद, तो इसके लिए थोड़ा सा हेडिंग डाल लो, अनुच्छेद 338। इसमें 2-4 पॉइंट लिखो। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। जो इन वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर सके। इसी आधार पर आरंभ में एक अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसको अंडरलाइन करो, अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त नाम था इसका, कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कमिश्नर था नाम, ध्यान रखना है इसका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर 1978 में एक कमेटी गठित की गई थी इन वर्गों के लिए और अतिरिक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और उस कमेटी ने इस कमिश्नर के अतिरिक्त एक आयोग के गठन की बात और कही। ठीक है, यानी कमिश्नर भी काम करता रहे और एक आयोग और गठित किया जाए जो इन वर्गों के हितों का ध्यान रखे। ये कब की बात है? 1978 की। ठीक। इसके बाद 1987 में इसके लिए एक आयोग गठित कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, और इसके कमिश्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो रहा है? यानी 1987 में आकर के एक आयोग गठित करने का प्रावधान कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। ठीक। और कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद आगे चल करके संविधान में फिर संशोधन किया गया, और संशोधन करके 2003 में संशोधन किया गया, 89वां संशोधन था, 89th
अमेंडमेंट था 2003 में, प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग अलग बनेगा और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग अलग बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस पे पॉइंट थोड़ा सा नीचे लिख लो। ऐसे वो आगे चलकर 1978 में आयुक्त के अतिरिक्त इन दोनों वर्गों के लिए एक आयोग का प्रावधान कर दिया गया। और 1987 में इस आयोग का नाम अनुसूचित जाति जनजाति का राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कर दिया गया। ये 87 की बात है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 65th अमेंडमेंट के द्वारा उन्नीस सौ 1990 में आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। यानी अब सिर्फ एक आयोग रह गया, नेशनल कमीशन फॉर SC ST। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 89th अमेंडमेंट के द्वारा - 2003 में SC और ST दोनों के लिए अलग आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। जो सन 2004 में लागू हुआ। इस प्रकार - 2004 से दो अलग अलग आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किए जाने लगे हैं। यहां तक ये इसका विकास समझ में आ गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों का विकास किस तरह हुआ। एक बार मैं समराइज कराता हूं, मिला के देखना। यानी कि अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इन वर्गों के हितों का ध्यान रखे। इस प्रावधान के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त गठित किया जाने लगा स्वतंत्रता के बाद से,
यानी कमिश्नर ऑफ SC एंड ST का गठन किया जाने लगा। ठीक, 1978 में कमिश्नर के साथ साथ एक अलग से आयोग गठित करने का सुझाव दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। 1978 में पहला सुझाव आया इसमें, और इसको क्रियान्वित किया गया 1987 में, जब एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, दोनों के लिए मिला करके ध्यान रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आयुक्त का पद भी अभी कार्यरत था। अब 1990 में आकर के 65वें संविधान संशोधन के द्वारा आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय आयोग को सौंप दी गई 1990 तक। ये 65वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। फिर 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 89वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा इन दोनों के लिए अलग अलग आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, तब से दोनों के लिए अलग अलग आयोग गठित किए जाते हैं। क्लियर हुआ? इस समय पे दोनों के अध्यक्षों के नाम लिख लो। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया, जो पहले आगरा से सांसद रहे हैं, अब इटावा से सांसद हैं। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साय। नंद कुमार साय। ठीक, अच्छा, इन दोनों आयोगों का काम क्या है बताता हूं मैं। देखो, पहले तो संक्षेप में समझे बिल्कुल। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से संबंधित जो भी विधि बनाई जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की निगरानी करना, उन कानूनों से कहीं ऐसा नहीं है कि इन दोनों वर्गों के लोगों का अहित हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई इन दोनों वर्गों का अहित का कानून बनता है या कानून में कोई ऐसा प्रावधान होता है तो उससे राष्ट्रपति को अवगत कराना और समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। ठीक है, कोई भी योजना अगर बनती है अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोगों से संबंधित, तो उस योजना के निर्माण में ये आयोग भाग लेता है, अपने सुझाव देता है और उन योजनाओं को इन दोनों वर्गों के हितों के अनुरूप बनवाने का प्रयास करता है। ये संवैधानिक निकाय हैं दोनों। इन दोनों आयोगों को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की शिकायत सुन सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित लोगों की, और उन शिकायतों के निपटारे के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ बुला सकते हैं इन्हें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं। सरकार की किसी भी फाइलों को, कागजों को देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं उनकी, और इस तरह से ये अपनी रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है और संसद फिर इन पर चर्चा करके इन दोनों वर्गों के हितों के अनुरूप कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये दो आयोग हो गए 338 और 338A में। इससे संबंधित पहले कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूंगा। सर, इसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष है। इसके 3 अन्य सदस्य होते हैं जो। तो 3 अन्य सदस्यों की कोई मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है या किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं? देखो, संविधान में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। जब राष्ट्रपति ही इनके लिए सेवा शर्तें तय करता है, राष्ट्रपति ही इनकी योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऐसे कहें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों सदस्य, यानी 5 लोग होते हैं इन आयोगों में। दोनों आयोगों में 5-5 अलग अलग होते हैं। इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या योग्यताएं होंगी, कितने वेतन भत्ते मिलेंगे, कितना इनका कार्यकाल होगा, ठीक है, कैसे इन्हें पद से हटाया जा सकता है, इन सब की जो निगरानी है राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति ही तय करता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक जी। और मुकेश, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ अब आ रही है, बताओ। इसे भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेके हैं
आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कहता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि जो 338 उस समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बताओ भाई, कोई बताएगा इसको कि जैसे जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें एक समानता का अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक, ठीक है, तो वो समानता का अधिकार तो कहीं ये 38 और ये जो 342 तक है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं? कोई जवाब देगा? हाँ बोलो। ये भी तो कहा गया है कि किसी, सर बोलूं? हाँ बोलो। सर संविधान में ये भी तो कहा गया है कि किसी खास वर्ग के लिए अलग से मतलब स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। हाँ, तो सर वो इक्वालिटी के अंदर ही आते हैं, ये इसमें कोई अधिकारों के हनन वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही दिया गया है। अनुच्छेद 15 और 16 में अलग से प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने पिछड़े नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, ये वहीं पर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां समानता का अधिकार दिया गया है वहीं पर यह दिया गया है कि राज्य उचित समझे अगर तो अपने कुछ पिछड़े नागरिकों के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकता है, ठीक है, तो उल्लंघन नहीं है, ये वहीं पे इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। ठीक, चलो अब हेडिंग डालो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये तो दो हो गए थे, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। अब तीसरा आता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। समझो, इसका विकास समझते हैं और ये 338 बी में है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद डाल लो इसका। देखो समझो यहाँ पे कि शुरुआत में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संविधान में अलग से व्यवस्था नहीं थी, आयोग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई विशेष मतलब प्रावधान करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ था बीपी सिंह की सरकार ने, आपको अगर जानकारी होगी तो, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी थी 1990 में। उसके आधार पर देश में काफी दंगे हुए थे और इस मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 1993 में 93 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि देश में कौन पिछड़ा है इसकी पहचान करने के लिए सरकार कुछ प्रावधान करे। तब 1993 में संसद ने एक कानून बनाया था और उस संसदीय कानून के आधार पर, ये संसद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कानून बनाया था और उस कानून के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1993 में। ये संवैधानिक नहीं था, ध्यान रखेंगे, ये वैधानिक निकाय था, संसद के कहने पर नियुक्त हुआ था, संसद में पारित प्रस्ताव के आधार पर नियुक्त हुआ था। तो 1993 में ये वैधानिक था। लेकिन अभी फिर इसे 102 में संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक बना दिया गया है 2018 में। ठीक, तो बस इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है, या बल्कि 4 बातें याद रखनी है। एक तो कि 1990 में पहली बार सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, इसका देश भर में विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और इसको ध्यान में रखते हुए 1993 में एक निर्णय दिया मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कि सरकार जो है, यानी कि ये प्रावधान करे कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान की जा सकती है और कौन पिछड़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए 1993 में 1993 में संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून के आधार पर एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, क्योंकि एक वैधानिक निकाय था, संवैधानिक नहीं था। ठीक है, वैधानिक और संवैधानिक में ध्यान रखना, वैधानिक कोई चीज मतलब विधि द्वारा स्थापित है, यानी संसद द्वारा स्थापित है, संवैधानिक का मतलब होता है संविधान द्वारा स्थापित, संविधान के द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर 2018 में संविधान में संशोधन किया गया, 302वां संशोधन, और उसके द्वारा फिर इस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अनुच्छेद 338 बी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो
इस तरह से संवैधानिक निकाय के तौर पर यह अस्तित्व में आया है 2018 में, ठीक है। और अनुच्छेद इसके लिए 338B आया समझ में। उद्देश्य इसका भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे एससी आयोग और एसटी आयोग, वैसे ही ओबीसी आयोग का उद्देश्य भी जो अन्य पिछड़े लोग हैं उन लोगों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना, उनका अध्ययन करना, उनकी पहचान करना, कौन पिछड़े वर्ग में शामिल होगा, कौन पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होगा, इसके लिए रिपोर्ट तैयार करना, लोगों की सुनवाई करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना, बिल्कुल वही उसी तरह से रिलेटेड काम है। तो ध्यान रखना है कि पिछड़ों की पहचान यहाँ पे किस आधार पर होगी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इनको पिछड़ा कहा जाएगा जो सामाजिक तौर पर पिछड़े होंगे, आर्थिक तौर पर पिछड़े होंगे और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े होंगे, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको, क्या परिभाषा दी गई है। मैं थोड़े से 1-2 पॉइंट लिखा दूं पहले इस पे, मतलब वो विकास तो नहीं लिखा रहा हूं मैं, विकास तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ, नीचे बस एक ऐसे पॉइंट लिखो, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया है। तो नंबर 1 लिखो, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन लिखो, जिस जाति के अधिकांश सदस्य उनकी महिलाएं और उनके बच्चे शारीरिक श्रम के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं और कृषि योग्य भूमि में इनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है कृषि भूमि से संबंधित विवाद कृषि भूमि से संबंधित विवाद इनके विरुद्ध ना के बराबर हैं उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा कहा जाता है। दूसरा लिखो, सामाजिक पिछड़ा। जिन जातियों के लोग अधिकांशतः उन कार्यों में संलग्न हैं
अधिकांशतः उन कार्यों में संलग्न हैं जिन कार्यों को समाज में तुच्छ समझा जाता है या हेय समझा जाता है, अथवा जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, फिर लिखो शैक्षणिक पिछड़ापन। लिखो जिन जातियों के लोगों का साक्षरता का स्तर, जिन जाति के लोगों का साक्षरता का स्तर राज्य के औसत से 8% से भी कम हो, और जिनके सदस्यों में हाई स्कूल अथवा ग्रेजुएशन, हाई स्कूल अथवा ग्रेजुएशन करने वालों का स्तर राज्य के औसत से 20% से कम हो, तो मतलब ये तो 3 परिभाषा होगी। देखो कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है, और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो पूछो। तीनों परिभाषाओं को पढ़ के देखो समझ के। हाँ मुकेश क्या कह रहे हो? अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे संविधान में आर्थिक के ऊपर, अर्थ के ऊपर रिजर्वेशन की बात की गई है। नहीं नहीं, आर्थिक की तो अब संविधान में संशोधन कर दिया गया है, ये उस समय पहले ऐसे बात नहीं की गई है शुरू में। लेकिन मतलब ऐसे है ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए, तो इनकी पहचान के लिए, सबके लिए नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। देखो ये जो मैंने 3 परिभाषाएं लिखाई हैं, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, ये परिभाषा लिखाई है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, किसको पिछड़ा माना जाएगा। ठीक, अब जो आप सामान्य वर्ग के लिए जो अभी प्रावधान हुए हैं पिछले साल कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, वो डिफरेंट है, उसको इसके साथ मत जोड़ के चलना। ठीक है, ये तो सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान के लिए है। अच्छा, टाइम भी अभी खत्म होगा, 3 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था ना 2-3 दिन लगेंगे बढ़ने में, तो अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, तो तुम लोग कुछ पूछ लो, ताकि भाषा का जो अगला है ना फिर 342 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक का, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो आपको अगर कुछ 1-2 बातें पूछनी तो पूछ लो, नहीं फिर मैं खत्म करूंगा इसको, मीटिंग को। सर अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन, जांच करना कि कौन पिछड़ा है। तुम इसी सेंस में पूछ रही हो ना? हाँ सर, उसमें लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। हाँ, यानी कि उनकी दशाओं की पहचान करने के लिए कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन शामिल नहीं। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, अब आपके पास जो स्टडी मटेरियल होंगे ना,
उनमें से इसको पढ़ के आना। अनुच्छेद 330 से लेकर के और 342 तक। 343 से 351 को कल डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा नहीं है, डिस्कस करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर कल के लिए आप आपातकाल वाले उपबंध भी पढ़ के आना। ठीक है, या एक काम कर लेंगे, आपातकालीन उपबंधों को बाद में पढ़ लेंगे। 351 तक पढ़ाने के बाद में मैं कुछ दूसरे आयोग जो संविधान में नहीं है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करा दूंगा जो संवैधानिक नहीं है। 3 आयोग तो ये संवैधानिक हो गए, और फिर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इनको और मैं डिस्कस करा दूंगा यहीं पे। तो कल का टॉपिक ये रहेंगे। ठीक है, चलो आज खत्म होती है मीटिंग। चलो ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते।